तो देखो 24 में तो हमने कौन सा डिस्कस, ये वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये एस्टिमेटेड कैश फ्लो का है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। ये एकदम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये 7th वाला लास्ट लेक्चर में किया है जो एक्सेल में सॉल्यूशन है। और ये वर्किंग कैपिटल का भी किया है। तो 2024 के तो तीनों सम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, उसके लेक्चर्स अपलोडेड है। आज हम लोग 23 पे आ जाते हैं। ये 23 का एक सेट है, राइट। इसमें से पहले हम ये वाला कर लेते हैं, कैपिटल बजटिंग वाला है ये शायद सबको आता भी होगा बट इजी है। ये क्या दिया है, ईयर दिया है, कैश फ्लो दिया है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, राइट। द अबाउ डेटा इज प्रोवाइडेड बाय यू बाय द मैनेजमेंट पर्टेनिंग टू अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट डी। The management is of the opinion that the cost of capital would vary from year to year as provided. और ये cost of capital हर year का percentage अलग है. They would like you to prepare the NPV of the project and advise them as to whether they can go ahead with project G and why. और ये कौन सा है, 2023 का है, right? Set BA. तो ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमने सेट बी का अच्छा इसने किया था एक। ये हमने कॉस्ट स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल का तो किया था एक हमने ऑलरेडी सेट बी का। इसके अलावा अभी हम लोग जो बचे हैं वो करते हैं और फिर जो तुम लोगों के पास भी क्वेश्चन है वो भी हम लोग कर लेंगे। थोड़ा हम एक्सटेंड कर देंगे 45 तक में भी जितना भी रिक्वायर्ड है। और जिसको जो भी डाउट है वो डीएम कर सकता है। एक लेक्चर मेरा और है एक्चुअली पीएम का भी, 11 बजे के बाद मैं फ्री हूँ तो 11 से 2 बजे तक तो मैं रात को कर दूंगा। और क्योंकि तुम लोगों का आफ्टरनून में है ये पेपर तो डाउट्स तो कल भी तुम लोग पूछ लेना, कुछ है मेजर डाउट्स। ये 23 का सेट भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, राइट। ये भी बहुत सिंपल है, एनपीवी ढूंढना। लेकिन इसमें खाली है क्या, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिफरेंट फॉर ईच ईयर। हर साल के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अलग अलग है। तो हम जो एक कॉलम बनाते हैं पहले तो ईयर जो हमें दिया हुआ है एंड देन कैश फ्लो, यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। इसके बाद जो भी ईयर दिया हुआ है, राइट। ये जीरो भी तुम लोगे तो भी चलेगा और जीरो या बाद में भी माइनस करते हैं तो भी चलता है। और डायरेक्ट ही एनपीवी आ जाएगा अगर हमने जीरो भी ले लिया तो यहाँ पे। कैश फ्लो दिया हुआ है, दिस इज -12,000, 4,000, 5,000, 7,000, 6,000, 5,000, राइट। मैं किसी को होस्ट बना देता हूँ तो तुम लोग एक्सेप्ट कर लेना। अनुष्का और कौन है, यश, यश इज देयर तो यश उनको भी बना देता हूँ तो मुझे बार बार ये स्क्रीन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो कोई एडमिट का रिक्वेस्ट आता है तो प्लीज तुम लोग एक्सेप्ट कर लेना, बट मीटिंग मत बंद कर देना बाय मिस्टेक, ठीक है। अनुष्का एंड यश। अब ये तो कैश फ्लो हो गया। देन हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन, अलग अलग है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डिफरेंट है उस पे तुम्हें पीवीआईएफ निकालना है एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पीवीआईएफ यू हैव टू कैलकुलेट एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हर साल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग है। तो तुम लोगों को ये तो पता ही है ना कि पीवीआईएफ का फॉर्मूला क्या है। पीवीआईएफ कैसे निकालोगे तुम लोग, पीवीआईएफ इज 1 डिवाइड बाय 1 plus r is to n. यस 1 प्लस आर रेज टू एन, ठीक है ना। क्लियर है ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट 0 ईयर में तो तुम्हें कुछ नहीं लेना है, वहां पे तो पीवीआईएफ में
हम 1 ही लिखेंगे, 0 ईयर में कुछ नहीं लिखना। अब फर्स्ट ईयर का मैं क्या कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय, अभी इसका परसेंटेज कितना है, 14 दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 1 डिवाइड बाय 1.14 रेज टू दिस 1, तो ये आ जाएगा राइट। यानी फर्स्ट ईयर का मैं लिख देता हूँ कैसे निकाला, यानी फर्स्ट ईयर का ऐसे ही हमें सारे ईयर का निकालना। फर्स्ट ईयर का कैसे निकाला, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 14% है तो 0.14 और रेस टू 1। सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर एक और लिख देता हूँ मैं सेकेंड ईयर का, बाकी तो फिर तुम लोग क्या करोगे, खुद ही निकाल लोगे। तो सेकेंड ईयर का खाली परसेंटेज अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो प्लेन है और आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.15 एंड रेस टू 2। तो मैं तो यहाँ फॉर्मूला डाल रहा हूँ, ये समझ गया सब ईयर का कैसे आएगा, तुम लोगों को समझ गया, 1 डिवाइड बाय 1.15 रेस टू 2। फिर यहाँ पे हम करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.16 रेस टू 3। यहाँ पे हम 1 डिवाइड बाय 1.18 रेस टू 4 और 1 डिवाइड बाय 1.2 रेस टू 5। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ले सकते हो, लेकिन मेरे एक्सेल में क्या है वो अपने आप ही, मैं 4 भी लूंगा ना तो वो कैलकुलेशन पूरा आगे तक लेके करेगा, तो थोड़ा बहुत अमाउंट में डिफरेंट आ सकता है। फिर तुम्हें ये प्रेजेंट वैल्यू कॉलम बनाना है, प्रेजेंट वैल्यू कॉलम, और उसका टोटल लेना है राइट। तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो ना रिक्वेस्ट, तो ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कॉलम कैसे आएगा, कैश फ्लो इनटू पीवीआईएफ, दिस इनटू दिस, और हमने नेगेटिव भी ऊपर ही ले लिया राइट। और ये भी अप टू 2 डेसिमल या राउंड ऑफ कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और ये जो टोटल आएगा अभी तुम्हारा इंक्लूडिंग द नेगेटिव, यही तुम्हारा क्या हो जाता है, एनपीवी हो जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज योर एनपीवी जो हम लोग ने कैलकुलेट करने बोला है ना। They would prepare the NPV of the project, advise them whether they should ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, they should go ahead with the project G and Y। तो अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो yes they should go ahead as NPV is positive। नेगेटिव आएगा तो हम वो प्रोजेक्ट को बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें किसी को कुछ नहीं समझा, डाउट है सकते हो, एनी डाउट इन दिस, क्लियर टू, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। अभी ये 11th क्वेश्चन है, अबाउट डेटा pertains to a project B with a life of 4 years or the management wants you to ascertain the IRR, how will you advise them if they want to know whether they can go ahead with the project B। तो यहाँ पे IRR, एनपीवी और पेबैक पीरियड ये सब तुम लोगों को कैपिटल बजटिंग में आ सकता है राइट। तो इसमें क्या आएगा आईआरआर का भी एक मैं लाइव कर देता हूँ सॉल्व। जीरो टू 4 ईयर दिया है राइट, इसमें भी हमें ये तो चाहिए ही।
तो कैश फ्लो इज गिवन -1 लाख और ये 30,000 30,000 40,000 45,000, राइट। जीरो पे तो 1 लोगे। अब ये जो पीवीआईएफ है ये कितने परसेंटेज पे लेना है, आईआरआर क्या हो सकता है? रैंडम हम ले सकते हैं, या तो रैंडम ले सकते हैं जैसे कि ईयर 1 में बताया है, या हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। बट यूजुअली अगर हमें नहीं पता है कि कितना है आईआरआर, तो हम 10 से 15% के बीच में किसी से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 10 to 15% के बीच में हम स्टार्ट करेंगे और कोई भी 1% पे हम पीवीआईएफ निकालेंगे, राइट। तो सपोज मैं पीवीआईएफ रैंडम ले रहा हूं, मैं ये एट 12% ले रहा हूँ, 12%। तो ये तो 1 है मेरा, तो 1 डिवाइड बाय 1.12 रेस टू 1, तो ये आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 1.12 रेस टू 234, तो हमारा ये आ जाएगा, राइट। मैं इसको डेसिमल पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको रुपीस में राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो हमारा एनपीवी आ गया, राइट। हमारा क्या आया? एनपीवी आ गया, क्लियर है। तो हमारा एनपीवी आया पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ठीक है। हमारा क्या चाहिए, हमें 2% पे एनपीवी निकालना है। एक तो हमने रैंडम लिया, उसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ आएगा। अगर पॉजिटिव आया है एनपीवी, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमें नेक्स्ट एनपीवी नेगेटिव मिले। और अगर नेगेटिव आया है तो परसेंटेज को हम डिक्रीज करेंगे, परसेंटेज को डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे 7,000 ही है, 1 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट था। तो अब अगर 1 या 2% से इंक्रीज करोगे तो हो सकता है कि स्टिल पॉजिटिव आए, स्टिल पॉजिटिव आए, राइट। तो तुम सीधा 5% 6% से भी कर सकते। तो मैं यहाँ पे चलो कितना ले लूँ, 18% ही ले लेता हूँ, 17-18 से हम निकाल सकते थे। तो मैं अभी क्या करूंगा, 18% पे पीवीआईएफ कैलकुलेट करूंगा। बिकॉज पॉजिटिव है तो मैंने परसेंटेज बढ़ाया। तो 1 डिवाइड बाय 1.18 रेस टू 1 2 3 4, 4 डिजिट तक हम ले लेंगे यहाँ पे। और हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो ये कैसे आएगा, कैश फ्लो इनटू पीवीआईएफ एट 18%। तो देखो नेगेटिव आ गया, हम शायद 16 17 15 लेते तो भी नेगेटिव आ जाता। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है ये क्या किया हमने? तो आईआरआर में यू हैव टू टेक ऑलवेज एनपीवी एट 2%, राइट, क्लियर। अब उसके बाद हमारा आईआरआर का फॉर्मूला, आईआरआर का फॉर्मूला है जो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। 2 में था तुम लोगों को कैपिटल बजटिंग, 1 में था ये। ये आईआरआर का फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखना है, राइट। और इसका मीनिंग यहाँ पे हमने लिखा, बस फिर तुम्हारा आईआरआर आ जाएगा। खाली कॉन्सेप्ट इतना ही है ये, एंड फॉर्मूला इज दिस।
बस खत्म, और क्या करना है, आईआरआर भी कुछ हार्ड नहीं है, कैपिटल बजटिंग तो था ना ईयर 1 में तुम लोगों को। सर एक डाउट था सर, पूछू? हाँ बोलो ना। सर अभी हमने एजम्पशन किया 12% है, ओके, और अभी जो 18% लिया था उसमें भी अगर पॉजिटिव आता फिर बाद में दूसरा ऑफिस परसेंटेज लेते, तो वो फिर फॉर्मूला में कौन सा लोअर और कौन सा हायर लेने का, ऐसा वो डाउट था। कोई भी दो ले सकते हो, लेकिन एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो सपोज 12 का पॉजिटिव आया, 18 का भी पॉजिटिव आया सपोज, फिर तुमने 20 का निकाला, वो नेगेटिव आया, तो तुम 12 और 20 भी ले सकते हो, 18 और 20 भी ले सकते हो, राइट? किसी से भी लोगे आंसर राइट ही आएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अब ये फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, तो लोअर रेट क्या है हमारा 12, हायर रेट क्या है हमारा 18, एनपीवी एट लोअर रेट क्या है 7771, एनपीवी एट हायर रेट क्या है, वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो -5475, हायर रेट वाला हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब ये फॉर्मूला में पुट करना है बस, तो तुम्हारा रॉन्ग होगा ही नहीं। तो आईआरआर, एनपीवी, पेबैक पीरियड, ये तो तुम लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो लोअर रेट क्या है 12, अब ये 12 को अलग रखना है, फिर एनपीवी एट लोअर रेट, तो 7771 इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट 18 माइनस 12, ये तुम्हारा न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एनपीवी एट लोअर रेट है तो 7771, और क्योंकि देखो हमारे फॉर्मूला में माइनस है और एनपीवी एट हायर रेट हमेशा माइनस होगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये ध्यान रखो कि ये दोनों को ऐड करके ही, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आया, नेगेटिव साइन इग्नोर करो और दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करके ही डिनोमिनेटर बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला में भी माइनस है और हायर रेट वाला हमेशा माइनस होगा। तो मैं तो वैसे लिख रहा हूँ, बट वो मिस्टेक मत कर देना। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको लिखा मैंने यहाँ पे, और कैलकुलेट करोगे तो अभी आ जाएगा। तो ये खाली इसके नीचे है, 12 को ऐसे इट इज रहने दो, पहले इसको पूरे को सॉल्व करना है, या पूरा तुम लोग ऐसे इट इज साइंटिफिक में टाइप करोगे तो आ जाएगा। बट मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 7771 इंटू 18 माइनस 12 विच इज 6, तो इतना आ रहा। और नीचे मैंने क्या किया, 7771 प्लस 5475, तो इतना है। अब this divide by this 3.52, तो 12 प्लस 3.52, तो हमारा आईआर हो गया 15.52%। इसमें किसी को कोई डाउट है कि समझा ये भी? सर यस बोल। सर इसका जो सेकंड पार्ट है, हाउ विल यू एडवाइज देम इफ यू वांट टू वेदर गो अहेड विद द प्रोजेक्ट बी और समथिंग, तो हाँ, इस वो पे भी बोला, प्रॉपर एकदम कमेंट्स करनी है कि सिर्फ वन लाइन आंसर पॉजिटिव होगा तो यस और नो? वन लाइन ही कि इनको, क्योंकि इसमें क्या बोला, दे वांट टू वेदर दे कैन गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे 15% तुम्हें रिटर्न मिलेगा, तो तुम्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, राइट? यस, ओके सर। they should go ahead with the project, right? As IRR of 15.5%. सर कितना होता तो नहीं करते हम? सिंगल डिजिट है तो नहीं करेंगे, डबल डिजिट में
15 और ऊपर तो करेंगे ही, 10-15 के बीच में है तो वो सब्जेक्टिव भी हो जाता है आंसर थोड़ा, कि क्योंकि देखो 10% से रिटर्न अगर तुम्हें कम मिलेगा तो तुम कोई बिजनेस में क्यों पैसा डालोगे, है ना। एफडी में ही डाल दोगे, 8% तो ऐसे ही मिलता है। तो 10 के तो ऊपर ही होना चाहिए, तो यस लिखोगे, वो तो श्योर है। बट 12, 13, 14, 15 जितना ज्यादा है तो यस, और 10 ही है एग्जैक्ट तो भी इट डिपेंड कि हम दोनों लिख सकते हैं, राइट। तो बट जनरली ऐसा ही देंगे कि या तो थोड़ा बड़ा ही आ रहा है या बहुत छोटा आ रहा है। 10, 12, 10 जो ये रेंज है ना, इसमें वी कैन राइट बोथ, इट्स सब्जेक्टिव, और वो इंडस्ट्री पे डिपेंड भी करता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो 10 के ऊपर अगर तुम लोग को ऐसे में स्पेसिफिक बोलूं तो 10 के ऊपर यस लिखोगे, 10 के नीचे नो लिखोगे, ठीक है। क्लियर? तो ये तो क्लियर है। 10th 11th 12th हमने ऑलरेडी, यस सर बोलो। इसमें एक डाउट था कि जो हम लोग इसमें कैसे 0th ईयर में नेगेटिव कैश फ्लो है, और अगर ऐसे ही सेम फर्स्ट ईयर में भी नेगेटिव कैश फ्लो होता तो उसको भी हम डिस्काउंट करते हाँ, उसको भी डिस्काउंट करेंगे और वहाँ नेगेटिव ही लिखेंगे। और देखो, ऐड और कोई भी ईयर में नेगेटिव है हाँ, तो भी उसका पीवीआईएफ से मल्टीप्लाई करना है और नेगेटिव लेना है। और ऐड भी करना है सम कंप्लीट एनपीवी पे। हाँ हाँ, ओके। ऐड मतलब वो नेगेटिव साइन है ना, तो अपने आप माइनस होगा वो। हाँ मतलब बट इफेक्ट वही रखना, कुछ साइन वगैरह चेंज नहीं करनी और सब एक साथ ही टोटल करना है, हाँ, इररेस्पेक्टिव फर्स्ट ईयर तक भी अगर नेगेटिव कैश फ्लो हुआ तो भी। यस यस। और हो सकता है 0 ईयर नहीं दे वो लोग, और ऊपर लिख दे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख लगेगा, तो सर फिर वो 0 ईयर में लिख देने का बदले, है ना, सर माइनस करने। पीवीआई वन सिर्फ जीरो ईयर में ही होगा ना सिर्फ? हम्म, पीवीआईएफ जो हम लोग वन लेते हैं वो सिर्फ जीरो वाले ईयर में ही लेते हैं ना? हाँ हाँ, वो 1 सिर्फ 0 ईयर के लिए लेने का। पीवीआईएफ 1 इज ओनली फॉर द 0 ईयर, बाकी सबका फॉर्मूला से तुम लोग निकालोगे और फिर लोगे, राइट। क्लियर है? हाँ सर। अब हम लोग एक और सम करते हैं जो आया। सर ये एक्सेल आपने सेंड किया है ग्रुप में? हाँ, 23 जुलाई को जो किया था, बट आज जो सम सॉल्व करूंगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं वापस सेंड करूंगा। ओके सर। सर एक बार शॉर्ट में लास्ट वाला भी एक बार बता देंगे क्या? लास्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क का है, 15 मार्क का। वो तो तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, देखो इधर पूरा वो, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है ये वाला ना, ये हाँ वही है देखो एमपीबीएफ, ठीक है शायद। चलेगा। तो वो तो हाँ ये वाला ही है, क्योंकि वो ना बहुत बड़ा है, उसको अगर मैं ब्रीफ में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये ना अलग टाइप का वर्किंग कैपिटल है, और ये उस दिन पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो तुम वो देख लोगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ जाएगा वो वाला। ठीक है सर चलेगा। टाइम बचेगा तो लास्ट में बता दूंगा, पहले जो हमने नहीं किया वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइम बचा तो वो भी एक बार बता दूंगा, राइट। ठीक है चलेगा। देखो अभी ये है, ये तुम्हारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का होगा या मूविंग एवरेज है। देखो इसमें बहुत सारे मेथड है, ये तो मूविंग एवरेज का, इसमें एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग भी होता है। तो एक ही समय में दोनों मेथड बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम द अबाउट 12 ईयर डेटा इन मिलियन यूनिट्स, forecast the yearly number of units on the basis of a 4-year moving average from the 5th year onwards till and inclusive of the 12th year along with the working। तो तुम्हें वर्किंग भी बताने बोला है। बाकी तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ कमेंट नहीं है और कुछ नहीं। बट इस बार तो तुम लोगों को कमेंट वमेंट आ रहा है, बट पेपर एफएससी का तो बहुत इजी आया था, वो इतना एनालिटिकल नहीं था, खाली एसए का हार्ड था। और आज का जो तुम लोगों का, कल का भी पेपर अच्छा ही था ना शायद, जो कॉमन पेपर था। देख लेंगे, वैसे तो क्या आएगा पता नहीं, इसका मुझे भी एक्सपीरियंस तो नहीं है इतना तुम लोगों का पेपर पैटर्न का, बट ठीक है। ये सब सम्स तो मैं बता देता हूँ, ताकि अगर ऐसे कुछ आता है तो ताकि तुम लोग कर पाओ।
यहाँ पे भी अभी ईयर है हमारा, पहले तो ये हमारा टी है, ये डेटा है, ये एस टी है। तो 1 to कितना ईयर का दिया है डेटा, 1 to 12 दिया है। और ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैं वो भी पहले ही फॉर्मेट कर देता हूँ। सो 28, 29, 28.5, 31, 34.2, 32.7, 33.5, 31.8, 31.9, 34.3, 35.2, 36. So this was the data given. ये तो जो दिया है मैंने वही लिखा है खाली। अब तुम्हें क्या बोला है, मूविंग एवरेज ही इसमें तो बोला है, राइट? अगर क्वेश्चन देखोगे 4 ईयर मूविंग एवरेज, तो पहले 4 ईयर में तो हमें क्या करना है, 4 ईयर और मैं लिख रहा हूं मैं मूविंग एवरेज, ये तो पूरा लिख देता हूँ। तो 4 ईयर मूविंग एवरेज, तो पहले 4 में तो डैश ही आएगा, पहले 4 में तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि 4 ईयर का मूविंग एवरेज निकालना है। बट अलॉन्ग विथ वर्किंग बोला है, वर्किंग। अच्छा, तो मैं वर्किंग भी यहाँ पे बता देता हूँ, वर्किंग भी बोला है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर देता हूँ, जो बीच के कॉलम्स है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, वर्किंग मतलब क्या, कि 4 नंबर तुम्हें प्रीवियस 4 नंबर ऐड करने हैं और यहाँ पे लिखना है। तो प्रीवियस 4 नंबर क्या है, 5th ईयर का निकालना है। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, 28 प्लस 29 प्लस 28.5 प्लस 31 और डिवाइड बाय 4। तो ऐसे ही जो भी ईयर का निकालना है उसके ऊपर के 4 नंबर ऐड करके डिवाइड बाय 4, तो तुम्हारा मूविंग एवरेज आ जाएगा, राइट? मैं तो यहाँ फॉर्मूला डालता हूँ, वर्किंग एक दो का लिख देता हूँ, किसी को डाउट है तो। ये तो इतना इजी सम था, मतलब इसमें तो कुछ था भी नहीं। तो ये तो पूरा आ जाएगा 5th to 12th ईयर का मूविंग एवरेज। वर्किंग के साथ बताना है तो तुम्हें एक वर्किंग कॉलम बना के लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, 29 मतलब सेकेंड ईयर से, प्लस 28.5 प्लस 31 प्लस 34.2 डिवाइड बाय 4। अभी समझो इसमें क्या आएगा, 10th ईयर में, 10th ईयर में कौन सा लोगे, सबको समझ रहे हैं? 10th ईयर में कौन सा लेंगे हम लोग? 6 + 10th का नहीं लेना है, 9876, तो 6th ईयर से। तो 32.7 प्लस 33.5 प्लस 31.8 प्लस 31.9। मूविंग एवरेज तो वो लोग देंगे नहीं, अगर दे दिया है तो 23 का है, तो चलो ये तो बहुत इजी है। ये वर्किंग हो गया इसका। और वहां पे हमने उसके वैल्यूज लिख दिए, राइट? तो ये तो सबको क्लियर है, इसमें कुछ पूछा भी नहीं है। और तो 5th ईयर से 12th ईयर तक का विद द वर्किंग बस, तो इसमें तो कुछ और कर ही नहीं सकते।
तो ये तो ठीक है, ये तो हमने सारे डिस्कस कर लिए, बट इसमें पहले मैं एक ये सेट ए था ये भी देख लेता हूँ। इसमें भी एक तो कैश फ्लो है और the above data pertains to project A and initial outlay. You are required to advise the management with numerical explanation whether they can go ahead with the project. तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने नहीं बोला है, खाली बोला है कि एडवाइस द मैनेजमेंट। तो एनपीवी के बेसिस पे ही एडवाइस करना है हमें, एनपीवी निकाल के एडवाइस करेंगे यहाँ पे, और कुछ पूछा ही नहीं है तो राइट। अब ये जो है इसमें तो आईआरआर बोला है, अब इसमें नेगेटिव भी है, ये सब हम देखो कर लेंगे। और क्या बोला है, अबाउट डेटा पर्टेन्स टू प्रोजेक्ट एक्स, द मैनेजमेंट इज द ओपिनियन दैट इंस्टेड ऑफ द रीइन्वेस्टमेंट रेट बीन एज पर द आईआरआर मेथड it should be the cost of capital, which is 15%. You have been accordingly asked to work out the IRR as modified by the management's opinion. तो ये कुछ अलग है, ये मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा क्या है। and advise them as to what the modified IRR will be and whether it will be proper to go ahead with the project X. ये एक अलग है, ये कर लेंगे। ये वाला तो एनपीवी निकालना है जो तुम लोगों को आ जाएगा राइट। 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है तो पीवीआईएफ 10% पे निकाल के फिर कैश फ्लो इनटू पीवीआईएफ से पीवी का कॉलम मिल जाएगा और उसका टोटल एनपीवी हो जाएगा। और वो पॉजिटिव है तो बोलोगे कि दे शुड गो अहेड, और नेगेटिव है तो दे शुड नॉट गो अहेड। ये हम करते हैं सॉल्व। सर उसमें इनिशियल आउटले वाले का कुछ करना है क्या? 10 लाख जो दिया है इसमें इसमें नहीं, नीचे वो तो इधर आ गया ना 10 लाख ऑलरेडी। ये इनिशियल आउटले ऊपर भी दे दिया है तो अलग से नहीं लेना। बट यहाँ जीरो में अगर नहीं दिया है कुछ भी, जीरो ईयर दिया ही नहीं है, टेबल 1 से दिया है, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले होता है वो जीरो में लिखना है, माइनस नेगेटिव राइट। हाँ, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, General Foods require you to estimate the potential sales for a new product, a free-dried instant coffee called Maxim, on the basis of the following data obtained from a market survey. Total amount of coffee sales दिया है, proportion of coffee used at home, proportion of non-decaffeined coffee used at home, proportion of instant coffee, estimated market share of Maxim, estimate the potential sales of Maxim in million units, as also the quantities of the intermediaries product as per the proportion provided in the market survey. ये तो कुछ अलग ही है, ये तो खाली लॉजिकल लग रहा है, बेटा ऐसा तो मैंने कभी सिखाया नहीं है। बट ये क्या बोला है कि देखो मैक्सिम का मार्केट शेयर 0.08 है, तो मैक्सिमम का कितना सेल होगा मैक्सिम का। तो यहाँ लिखा है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो सेल होता है ना वो 174.5 मिलियन होता है, 174.5 मिलियन। बट मैक्सिम क्या प्रोडक्ट है यहाँ देखोगे तो a freeze dried instant coffee called Maxim. तो ये इंस्टेंट कॉफी है, इंस्टेंट कॉफी। ये मैं मेरे हिसाब से कर देता हूँ, बट ऐसा कुछ मैंने कभी सिखाया नहीं है, बट क्वेश्चन जो मुझे समझा। इसको चैट जीपीटी भी कर लेना, मेरा तो मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, टोटल कॉफी दिया है 174.5 और हमारा है इंस्टेंट कॉफी। यहाँ लिखा है कि 174 में तो सब टाइप की कॉफी बिकेगी, उसमें यूज्ड एट होम में कितना है 0.835, यूज्ड एट होम में कितना है 0.835। तो हम पहले लिखेंगे कॉफी, हम सब अमाउंट निकाल रहे हैं, वो तो परसेंटेज में दिया है। तो कॉफी है यूज्ड एट होम का हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, 174.5 इंटू 0.835, ये टोटल कॉफी दिया है। और ये सब मिलियन में है। अब 2 मिलियन है तो 4 डिजिट भी ले सकते हो।
तो ये तो तुम लोगों को क्लियर है कि ये तो तुम लोगों को दे दिया है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकालने हैं। तो सेकंड क्या दिया है, प्रपोर्शन ऑफ नॉन डिकैफिनेटेड कॉफी यूज्ड एट होम, यानी ये तो सब टाइप की कॉफी, तो उसमें हमारी फ्रीज ड्राइड है, मतलब नॉन डिकैफिनेटेड वो होता है। फ्रीज ड्राइड नॉन डिकैफिनेटेड में आता है कि कैफिनेटेड में आता है, ये मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से फ्रीज ड्राइड नॉन डिकैफिनेटेड होता है। अगर नॉन डिकैफिनेटेड होता है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नॉन डिकैफिनेटेड कॉफी का अमाउंट। और अगर डीप डीप जो फ्रीज ड्राइड है वो कैफिनेटेड होता है तो ये 0.937 है, तो 1 में से 0.937 माइनस करके लेंगे। तो वो हम लोग चैट जीपीटी में भी कर लूंगा अभी, बट ये खाली लॉजिकल क्वेश्चन है। सर मैंने सोल्यूशन भेजा है उसका व्हाट्सएप किया आपको। तो खाली वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, सब अमाउंट निकालना है जो जो परसेंटेजेस दिया हुआ है, राइट। और कुछ उसमें ज्यादा है नहीं। हाँ, पहले वही निकाला है ना। और फिर तुम्हारा कॉफी यूज एट होम निकाला है, जो हमने भी निकाला ही था, 145 हो। और फिर 145 को 0.937 से मल्टीप्लाई करना है, तो 136.5 नॉन डिकैफिनेटेड आ गया। फिर दिया इंस्टेंट कॉफी कितनी है उसमें से, तो क्योंकि हमारी इंस्टेंट है, फिर ये 145 को हम उससे करेंगे, राइट। नॉन डिकैफिनेटेड हो जाएगा कितना, वही राइट है जो उसने भेजा है, ग्रुप में भी भेज दो। तो बस मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन चाहिए तो 2 मिनट का ही काम है, फिर वो अलग से कोई पूछेगा वापस तो मेरे पास रहेगा। वो तो सेम है कि हम खाली 0.937 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो करते जाना है वही 0.937, तो ये आ जाएगा हमारा नॉन डिकैफिनेटेड। अब उसमें इंस्टेंट कॉफी कितना है, हमारा इंस्टेंट कॉफी वो पूछा है, राइट। तो ये जो भी हमारा आया 136.5279 इंटू इंस्टेंट कॉफी है 40%, तो इंटू 0.400 करेंगे। तो ये हमारा आ गया इंस्टेंट कॉफी। और इंस्टेंट कॉफी में मैक्सिम का शेयर कितना है, 0.08%। तो बस ये तो इतना ही करना है, तो 54.6117 इंटू 0.08। ठीक है, तो ये तो सबको हो गया। ये मिलियंस में है, 4.368894 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है। इतना ही तुम्हारा भी था क्या लास्ट में, ये कुछ अलग किया है, वही होगा ना। हाँ, आगे का निकाला नहीं है लास्ट का, बट ठीक है। अब ये भी क्लियर है सबको। अब ये एनपीवी वाला तो कर लोगे, ये न्यू है जो हम अभी डिस्कस करते हैं, ये मॉडिफाइड आईआरआर न्यू है, ठीक है ना। मॉडिफाइड आईआरआर क्या होता है, ये तो किसी के पास है सॉल्यूशन। और ये क्या है हमारा एनपीबीएफ, एनपीबीएफ और वर्किंग कैपिटल तो आएगा ही। तो ये वर्किंग कैपिटल वाला भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके पहले ये 11th और 12th दोनों हम कर लेते हैं, राइट। ये वाला किसी के पास है नहीं है तो इसको मुझे भी एक बार चैट जीपीटी में ही डालना पड़ेगा। ये भी मैं एक बार चैट जीपीटी में डाल के सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मॉडिफाइड आईआरआर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आईआरआर तो ठीक है, सिखाया है कुछ मॉडिफाइड आईआरआर वगैरह किसी को, कर लेते हैं हम चैट जीपीटी। तो एक बार मैंने कॉन्सेप्ट देख लिया तो समझ जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है।
ये फॉर्मूला है इसका, modified internal rate of return, future value positive cash flow upon present value negative cash, future value of positive cash flow reinvested at the cost of capital upon present value of negative cash flow discounted at the cost of capital. अरे ये है, तो चलो यही फॉर्मूला है भाई, बस तो समझ गया मैं, आंसर भी आ ही जाएगा, मैं तुम लोगों को सॉल्व करके ही बता दूंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे तो आ ही गया है, बट बता देता हूँ। अप्लाई एमआईआरआर फॉर्मूला देखते हैं, हमारा भी 16.355 आता है, लेकिन उसके लिए बस ये फॉर्मूला ही काम का है। तो ऐसा तो मैंने कभी आज तक 15 साल में सिखाया नहीं, देखो मुझे भी कुछ नया सीखने मिल गया। ऐसा कुछ सिखाया है क्या? ठीक है, और ये उसका क्वेश्चन है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, ये भी मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा। देखो इन लोग ने क्या बोला है, हमें चाहिए पॉजिटिव कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू। तो पॉजिटिव कैश फ्लो तो ये 2, 3, 4, 5, 6 में है। अब मैं एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ, मेरा मेथड है, वहां पे तो एक चैट जीपीटी पे तुमको मिल ही जाएगा वो तो, बट हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना, तो मैं कैसे निकालता हूँ, टेबल बना के, जो मैंने टाइम वैल्यू में सिखाया हुआ है, राइट। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लो। तो मैं खाली 2 से ही लूंगा, 2, 3, 4, 5, 6। पॉजिटिव कैश फ्लो लेना है तो 20, 60, 80, 100, 120। और वहां पे क्या लिखा था, जो उसमें रेट लेंगे हम फ्यूचर वैल्यू में, कौन सा रेट लेंगे, री इन्वेस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो री इन्वेस्टमेंट रेट बीन एज पर आईआरआर मेथड। ओ अच्छा, ऐसा है कि री इन्वेस्टमेंट रेट आईआरआर मेथड पे है। It should be the cost of capital, which is 15%. You have been accordingly has to work out the IRR as modified by the management fee, or modified ही बोला है, तो एक ही रेट लिया है 15 ही। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ही दिया है, तो दोनों 15% पे ही लेना है, लेकिन एक का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो हमें यहाँ पे FVIF लेना पड़ेगा एट द 15। अब FVIF का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोगों को। FVIF का फॉर्मूला पीवी इंटू 1+R/N। हाँ, वो तो डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, सिर्फ FVIF कॉलम बनाने हैं, तो 1+R/N खाली FVIF। और अगर कैश फ्लो इंटू 1+R/N करोगे तो डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 15% है ना, तो 1.15 रेज टू, ये 2 ईयर है तो रेज टू 2। नेक्स्ट में क्या लेंगे, 1.15 रेज टू 3, तो ये कॉलम बनेगा। अब CF इंटू FVIF करोगे तो फ्यूचर वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। ये मिलियंस में है, तो हमें डेसिमल बनाना पड़ेगा 4 डिजिट 3 डिजिट तक, क्योंकि मिलियंस है। तो ये हमारा वो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो। तो नेगेटिव कैश फ्लो तो 2 ही है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू तो अभी ऊपर टेबल बताया ही हमने।
So this is 0 and this is 1. कैश फ्लो और हमें क्या निकालना है, पीआईएफ निकालना है, राइट। इनको तो नेगेटिव कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 120 एंड 80 है, तो 120 और 80। 0 ईयर का तो 1 ही होता है, और ये 1 पॉइंट, फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये तो चलो 1 है, बट यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू यानी 1 डिवाइड बाय 1.15 रेज टू दिस, और इसका टोटल। तो ये हमारा उसका टोटल आ गया, प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो जो भी हमें चाहिए था वो आ गया, राइट। क्लियर है। अब बस फॉर्मूला यूज करके देखते हैं आंसर राइट आ रहा है हमारा और इसका। तो MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज योर, ये हम क्या ले रहे हैं, पहले तो पॉजिटिव वैल्यू है 736.326 डिवाइड बाय 189.565 रेज टू 1 बाय n, रेज टू साइंटिफिक में डालना है तो ऐसे ब्रैकेट में डालोगे। अब n 6 ईयर ही लेना पड़ेगा, और फिर -1 अलग है, राइट। तो ये तो कैलकुलेशन तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग भी करो साइंटिफिक में और देखो क्या आंसर आ रहा है, राइट। तो मैंने पहले तो ये डिवाइड कर दिया, फिर दिस रेज टू ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाय 6 किया, और फिर मैंने दिस -1 किया, और इसको इंटू 100 करेंगे, तो हमारा आंसर शायद मैच नहीं हो रहा है। 25% आया। अब क्या रॉन्ग लिया हमें ChatGPT में देखना पड़ेगा। कैश फ्लो तो आइडेंटिफाई किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो 189.57, माइनस लेना है। अच्छा, उसको तो माइनस साइन भी रहने देंगे, तो उसको माइनस लेना है तो कुछ फर्क होता है क्या पता नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो ये तो हमारा राइट आया 189.57, ये तो बराबर निकाला। और रुको क्या था, हाँ, तो नो कंपाउंडिंग नीडेड। अरे हाँ, फ्यूचर वैल्यू में मैंने गड़बड़ कर दिया, देखा मिस्टेक हो गई। अब ये क्या है पता है, 6 ईयर्स है। अब एन जो है ना 2 नहीं लेने का, ये कल ही मैंने सेम 1 को FM के लिए सिखाया था और खुद ही भूल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो एन क्या आएगा, यहाँ पे एन कॉलम भी मैं अभी, एन इज नॉट द ईयर इन फ्यूचर वैल्यू। एन हमें निकालना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज एन? एन इज लास्ट ईयर क्या है, 6 है, तो 6 माइनस 2, तो एन क्या होएगा 4। फिर इधर 6 माइनस 3, तो यहाँ होएगा 3। 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 6, तो लास्ट ईयर के लिए एन विल बी 0। तो व्हेनेवर हम FEIF निकालते हैं तो एन ये नहीं ले लेना है नंबर ऑफ ईयर्स, हमें ये लेना, राइट। तो ये कैश फ्लो है, तो 1.15 रेज टू आई लिया, बराबर है। तो ये आ गया, ये 467 इतना ही आया था, हाँ 467.03। तो बस ये ट्विस्ट था जो मिस्टेक हो गई, मैंने ईयर को एन ले लिया। तो whenever we are calculating future value, n will be last year माइनस वो ईयर जिसका तुम्हें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्लियर है ये? तो लास्ट ईयर का इसमें FEIF 1 आएगा, ये हमारा आ गया। अब हम वैल्यू डाल देंगे तो अब राइट आएगा 467.033।
So this is equal to अब नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम इसको -189 लेके देखते हैं तो वो गड़बड़ आएगा। तो 16.215 आ गया और इसका भी वही आंसर था लगता है 16.35। ठीक है, ये राइट है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन तो है, बट ये मैं वर्ड या पीडीएफ में वो कन्वर्ट करता नहीं है शायद। यस लिख देता हूँ। वो चाहिए कि मेरा वाला समझ गया, ChatGPT तो कर ही लोगे ना, वो क्या करूँ। तो क्लियर है, ये तो तुम लोग भी डालोगे तो आ जाएगा ऐसे। क्लियर है सबको? हाँ, एनी डाउट इन दिस? तो एक सम और है वर्किंग कैपिटल का जो हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा MI आ रहा है। यहाँ तक कोई भी डाउट? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल का जो इम्पोर्टेंट है ये। और फिर जो भी डाउट्स है वो पूछ लेना, कुछ और किसी को जो भी है वो, बस फिर हमारा टाइम भी हो जाएगा और 11 के बाद तो मैं डाउट्स बता ही दूंगा। और भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना है। ये इमेज मैं दो इसमें पेस्ट कर देता हूँ, राइट। ये सेट ए का है, लेकिन मैं वही शीट में जो सेट बी वाली शीट है उसमें ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमने सॉल्व कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन भी ऐसे तो मैंने मोस्टली पेस्ट कर दिए, बट पेपर्स भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो भी मैं वापस कर दूंगा एक्सेल फाइल और ये पास पेपर्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है ना, इसके लिए बहुत सिंपल है। ये रुको, एक अलग शीट में ही मैं करता हूँ वर्किंग कैपिटल का। या इधर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग वाला फॉर्मेट चाहिए। ऊपर है ना वर्किंग कैपिटल का ये वाला, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सारा सॉल्यूशन ना तुम्हें इस पे ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट बनाना है, वो इन लोग ने यहाँ पे दे ही दिया है। 52, 1950, 39। तो रॉ मटेरियल 52, लेबर ओवरहेड्स पता नहीं, ये सब मुझे लग रहा है कि मैंने ना लास्ट ईयर तुम लोगों को पढ़ाया था। एक बार देख लेते हैं मेरे फाइल में इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसे पता नहीं याद आ रहा है मुझे। पता नहीं, ये फिगर्स ऐसे लग रहा है मैंने पढ़ाए है कभी तो, किसको पढ़ाए है वो मालूम नहीं। ये 70,000 यूनिट्स और ये सब फिगर्स। हाँ ये रहा, एमसेम 2023 का क्वेश्चन है। देखो 52, 19.5, 39, 110.5, 119.5, 30, हाँ, और 70,000 यूनिट्स। हाँ ये रहा।
तो ये वाला मैं पार्ट वहाँ पे कॉपी करता हूँ ताकि मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़े और एक्सप्लेन तो कर देता हूँ। तो देखो अब ये कॉस्ट स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, राइट। तो एनुअल आउटपुट 70,000 यूनिट्स यहाँ दिया है, जो मैंने यहाँ लिख दिया, जो इधर दिया था क्वेश्चन में। ये कॉस्ट स्टेटमेंट रॉ मटेरियल दिया है 52, डायरेक्ट लेबर 19.5, ओवरहेड 39 और कॉस्ट 110.5 और प्रॉफिट ये तो पूरा एज इट इज दिया था। फिर अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ। तो बोला कि द फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फिनिश गुड स्टॉक 1 मंथ, ये 1 मंथ, हाफ मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 10 डेज और मंथ दिया है, राइट। कैश बैलेंस दे दिया है और ये 1/4 ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। You are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 70,000 units per annum of output. You may assume that production is carried out evenly throughout the year and wages and overhead also accrue similarly. अब ये months दिया है तो हम months के लिए तो 12 months होते हैं पता है, और days दिया है तो हम 360 days ही पकड़ेंगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें आउटपुट को ना मंथ्स में अगर पीरियड दिया है तो मंथ से डिवाइड करना होता है, लेकिन हम मंथ से डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आ रहा है 5833.33, और अगर डे से भी डिवाइड करेंगे 360 तो भी डेसिमल में आएगा, वीक भी डेसिमल में आएगा। तो हम डेसिमल में नहीं लेके हम क्या करेंगे, हम अगर मंथ्स में पीरियड दिया है तो 70,000 अपॉन 12 ही वर्किंग में लेंगे, और डेली है अगर, और डेज में अगर दिया है तो हम क्या करेंगे 70,000 अपॉन 360 को लेंगे। वीकली है तो क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है, अगर डेसिमल में नहीं आ रहा है तो तुम यूनिट्स पहले से अलग से निकाल के वर्किंग में हमें यहाँ पे क्या लेना है, ये फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल में, ये जो सब चीजें हमें निकालनी है उसके लिए यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड। यूनिट्स मतलब ये 70,000 अपॉन 12 का आंसर, अगर पीरियड मंथ्स में दिया है, डेज में दिया है तो इसका आंसर, बट वो डेसिमल में आ रहा है तो हम यहाँ पे 5833 नहीं लिख के हम 70,000 अपॉन 12 भी लिखेंगे टू बी मोर प्रिसाइज, राइट, टू बी मोर प्रिसाइज। अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मेट है, तो सबसे पहले जो है करंट एसेट्स यही हम निकालते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे अभी मैं चेंज करता हूँ 70,000 डिवाइड बाय 12, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 52, और रॉ मटेरियल का पीरियड क्या है यहाँ पे दिया है, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1 मंथ, राइट। तो 70,000 अपॉन 12 इंटू 52 इंटू 1, तो यहाँ जो भी आएगा अभी यहाँ भी मैं वही ले लेता हूँ 70,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 52, तो 30333 वही आ रहा है, देखो वैसे तो ठीक है, मैंने भी वही निकाला हुआ था पहले दूसरे मेथड से भी, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो दिस इज योर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर हम स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस में तीनों लेते हैं, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, और वेजेस और ओवरहेड हमेशा 15% लेना है, चाहे मेंशन्ड है या नहीं है, बट ये जो स्टेटमेंट होता है ना कि एक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब वही होता है कि वेजेस और ओवरहेड 50% हमेशा हमें लेना है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो वर्क इन प्रोसेस में तीनों आता है, और यहाँ पे दिया है एवरेज मटेरियल इन प्रोसेस इज हाफ मंथ, हाफ मंथ। तो हम क्या करेंगे 70,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 52 इंटू हाफ मंथ, तो ये मंथ का हाफ मैंने लिया, इसको इंटू 50% नहीं करना, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा 70,000 अपॉन 12 इंटू 19.5 था हमारा, तो इंटू 19.5 इंटू हाफ मंथ, और इंटू 50% भी करेंगे तो इंटू 0.5, यहाँ पे क्या आएगा 70,000 अपॉन 12, और ओवरहेड्स कितना है 39,
तो हमारा 39 इंटू हाफ इंटू 0.5, एक सेकेंड। सो यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये आएगा। तो कैलकुलेशन अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 52 इंटू हाफ। तो ये आ रहा है यहाँ पे 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 19.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और यहाँ पे भी 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 39 इंटू 0.5 और इंटू 0.5, और ये तीनों का टोटल तुम्हारा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 मंथ, और फिनिश गुड्स हम किस पे मेजर करते हैं, कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट। फिनिश गुड्स के लिए जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या लेना है, टोटल कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स हमारा क्या आएगा, 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू टोटल कॉस्ट है 110.5 और इंटू 1 मंथ। तो 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 110.5 इंटू 1, तो ये फिनिश गुड्स आ गया। अब डेटर्स जो है, डेटर्स के लिए यहाँ पे दिया है कि क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ्स, और यहाँ पे दिया है 1/4 ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, राइट। अब डेटर्स के लिए दो कॉन्सेप्ट है कि आइदर तुम कॉस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हो या सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम 110 पे भी ले सकते हैं, 130 पे भी ले सकते हैं, राइट। तो ये अभी तुम लोगों को कैसे सिखाया है, कोई कंफर्म करेगा? तो ये सब मैं वैसे ही लेके सॉल्व करता हूँ। प्रीवियसली मैंने कॉस्ट पे सिखाया है तुम्हें कि कॉस्ट पे ले लो, ठीक है। तो किसी को अगर अपना इस साल का याद है कि क्या सिखाया है, एनीवन? कॉस्ट और सेल्स दोनों पे ले सकते हैं। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल है कि नोट लिख दोगे कि डेटर्स I have calculated on cost basis, alternatively it can be calculated on sales also, ठीक है। मैं तो हमेशा से यही सिखाते आया हूँ कि सेल्स पे लेना चाहिए लास्ट ईयर तक, बट लास्ट ईयर तुम लोगों को ही ऐसे बोला था कि कॉस्ट पे लेना है ईयर 1 में, और इसलिए IBS के जब फाइल में मैंने उसको कॉस्ट पे कर दिया था, ठीक है। बट मैंने उसके पहले हमेशा बोलता था कि अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन कि कॉस्ट पे निकालो, डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस, मेरा व्यू ये होता है कि हमें सेल्स पे लेना चाहिए। बट लास्ट ईयर 1 में IBS ने कॉस्ट पे सिखाया था, तो ये तुम लोगों के ऊपर डिस्क्रिप्शन है कि किस पे लेना है डेटर्स को। सर पीडीएफ में तो कॉस्ट से ही किया हुआ है। हाँ, तो कॉस्ट पे ही किया है तो ठीक है, कॉस्ट पे ही मैंने सिखाया है ये अभी पैक में भी, और हम लोग कॉस्ट पे ही लेते हैं, ठीक है। तो डेटर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटर्स ऑन कॉस्ट एंड फिनिश ऑल्सो ऑन कॉस्ट। So that is 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू कॉस्ट तो 110.5 है, उसका पीरियड कितना दिया है, 2 मंथ्स, तो इंटू 2। लेकिन अब मेन क्या है, यहाँ दिया है कि 1/4 ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, तो 1/4 कैश है, तो डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम उधार पे बेचते हैं। तो क्रेडिट पे जो बेचते हैं दो आर डेटर्स, तो क्रेडिट का कितना होगा, 1/4 कैश है तो 1 माइनस 1/4, 3/4 विल बी ऑन क्रेडिट, तो हमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऐसा दिया रहेगा 3/4 ऑफ सेल्स आर ऑन क्रेडिट या 1/4 ऑफ सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तो डायरेक्टली वही ले लेंगे। और कभी परसेंटेज में भी दिया होगा कि 25% ऑफ सेल्स आर ऑन, तो हम इंटू 75% करेंगे। ऐसा दिया है 70% सेल्स आर ऑन क्रेडिट,
तो इंटू 70 ही करना है। लेकिन कैश का अगर दिया है तो कैश का के परसेंटेज या रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्रेडिट के रेशियो या परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 3/4 इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा। क्लियर है सर? यस। सर उसमें वर्क इन प्रोग्रेस जो इन्वेंट्री है वो भी 110.5 पे कैलकुलेट की गई है। हाँ लेकिन उसमें कुछ हाफ लिया होगा ना, नहीं लिया हाफ? नहीं, 110.5 पे नहीं डायरेक्टली। बट वो लेना है। वो एक्चुअली तुम लोगों को कोई तो डिवीजन में बाद में बोला था कि नहीं किया है बट लेना है। वो तो बाय डिफॉल्ट है, पूरा 110.5 लेंगे, मतलब मेथड यही है। खाली वो ये जो मैंने इंटू 0.5 किया है वो नहीं लोगे तो फिर 110 वाला जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। बट ये लेना ही चाहिए। बट वो पैस में ऐसे ही सिखा रहे हैं, बट तुम लोगों के ऊपर है वो डिस्कशन भी। क्योंकि वेन एवर दिस स्टेटमेंट इज गिवन ना, उसका मतलब ही ये होता है कि हमें वेजेस और ओवरहेड इवनली मतलब 0.5 लेना ही चाहिए। ओके सर। तो वो तुम लोगों के ऊपर है। बट कोई तो लास्ट लेक्चर में भी किसी ने बोला था कि हमें करवाया पूरा लेके है, बट बाद में फैकल्टी ने बोला था कि वो 50% लेना। तो एक बार सीआरस को बोल के फैकल्टी से कंफर्म करवा लो। कल 2 बजे है ना एग्जाम, यस सर। या तुम लोग के पास नंबर है तो मैसेज करके पूछ लो कि भाई ये लेना है कि नहीं लेना है इंटू 50%। तो ओके खाली सर। यहाँ 0 नहीं करोगे तो आंसर वही आएगा। 3 अलग अलग लोगे या पूरा लोगे तो भी, राइट? ओके सर। तो यहाँ पे हम अभी कैलकुलेट करते हैं 70,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 110.5 और इंटू 2 और इंटू 0.75। तो इतना आ रहा है। कैश बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ ये 1,20,000, तो वो मैंने ले लिया और टोटल ये हमारा करंट एसेट्स आ गया। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हम रॉ मटेरियल के कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, और क्रेडिटर्स के लिए भी वो रूल है। जैसे ये 1/4 ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस दिया है, और ऐसा दिया रहेगा 30% ऑफ परचेज आर ऑन कैश, तो क्रेडिटर्स को इंटू 70% करना है। तो अगर परचेज के लिए दिया है कैश या क्रेडिट, तो वो क्रेडिटर्स कैलकुलेट करते वक्त क्रेडिटर्स और सप्लायर मींस वन एंड द सेम, तो उसका पीरियड 1 मंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम वर्किंग लिखते हैं 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू रॉ मटेरियल का कॉस्ट 52 इंटू 1 मंथ। तो ये तो सेम ही आ जाएगा, राइट? फिर हमारा क्या है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 10 डेज में दिया है। तो हम क्या करेंगे, 70,000 डिवाइड बाई 360 इंटू वेजेस का रेट है 19.5 इंटू 10। और 360 डेज इन ईयर एज्यूम करोगे, ऐसे लिख दोगे, मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है। क्योंकि 1 मंथ हम 30 डेज का करेंगे, क्योंकि ऊपर मंथ्स में था, तो अगर 365 लेंगे तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर दिया ओवरहेड्स 1 मंथ लैग इन पेमेंट, तो फिर ओवरहेड्स भी आएगा यहाँ पे। वो तो मंथ में ही दिया हुआ है। तो 70,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 39 इंटू 1। तो ये करंट लाइबिलिटी आ गया, ये वर्किंग कैपिटल आ गया हमारा 17,03,002 lakh। दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट जो मेन है एमपीपीएफ, तो इसके 3 मेथड के 3 फॉर्मूला है, और करंट रेशियो हमेशा M2 के बाद 1.33 ही आता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, और वो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं।
तुम्हें मेथड 2 हर एग्जाम में पूछा है, बट ये मैंने ऑलरेडी तो बताया है, बट अभी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो तो। मेथड 1 का ये फॉर्मूला है 0.75 इंटू सी ए माइनस सी ए। मेथड 2 का ये फॉर्मूला है, मेथड 3 का ये फॉर्मूला। और कोर करंट एसिड क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोर करंट एसिड्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो मेथड 2 ही मोस्टली पूछ रहे हैं। तो 0.75 सी ए कितना है 22,71771। तो 0.75 इंटू 2271 क्या था हमारा 771 माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 568,750. So 0.75 into 17 lakh 03,828 minus 568,750. तो 11 लाख कितना लोन हम ले सकते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, मतलब ये कंपनी 11,35,000, बैंक इससे ज्यादा लोन नहीं देगी एज पर मेथड 2, जो बैंक आजकल प्रैक्टिकली भी फॉलो करती है, राइट? तो वो आ गया। अब वो लोग बोलेंगे कि करंट रेशियो निकालो, तो मैंने बोला वो तो 1.33 ही आएगा, बट करना क्या है तुम्हें? जो एसेट्स है वो तो वही रहेगा 22,71771। करंट लाइबिलिटी में क्या करोगे? जो हमारा था 568,750 प्लस ये जो लोन का अमाउंट है 1135,078 ले लोगे। करंट लाइबिलिटी में वो ऐड कर दो, राइट? यानी ये अमाउंट तो वो हमारा आएगा उतना 17 लाख उतना ही आएगा, राइट? तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा 22,71771 डिवाइड बाय 17,03,828। वन 1.33 नहीं आया, मतलब कुछ गलती हो गई है तुमसे, राइट? तो ये इसका सॉल्यूशन है। एनी डाउट इन दिस? किसी को भी कुछ डाउट है? क्लियर है ये? तो हमने पेपर्स तो तीनों सॉल्व किए, जो 3 पेपर थे, और किसी ने कुछ डाउट है कुछ है तो पूछ लो अभी। सर थर्ड मेथड के लिए जो रेशो करेंगे उसमें भी सेम स्टेप्स? 3 स्टेप्स है, लेकिन कोर करंट एसेट्स ना दिया रहता है क्वेश्चन में, वो हम निकाल नहीं सकते कि कितना है, राइट? ओके सर। वो दिया रहेगा इतना अमाउंट लेना है, बट जनरली तो मेथड 2 ही आएगा एज पर पास्ट पेपर जो तीनों है उसमें भी मेथड 2 ही आया है। और वो क्या ज्यादा यूज होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकली भी मेथड 2 इज यूज्ड इन द बैंक फाइनेंस, राइट? इसलिए मेथड 1-3 इतना नहीं आता है, राइट? ओके सर। बट ये सब फॉर्मूलाज है जो याद रखो। क्लियर है? रिकॉर्डिंग तो मैं स्टॉप करता हूँ ताकि अपलोड जल्दी हो जाए।